everyone. Today in this video we'll be continuing with the third part of our unit health and hygiene, which is getting started with water supply and its purification. Sources of water, हमारे पास तीन मेन sources हैं water के. पहला है हमारा रेन वाटर, देन वी हैव सरफेस वाटर जो कि लेक्स एंड पॉन्ड्स में हमारा प्रेजेंट होता है. ठीक है. देन वी हैव अंडरग्राउंड वाटर जो कि हमारे ग्राउंड के अंदर रिजर्वर्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है. प्योरिफिकेशन जो है उसको प्योरिफिकेशन हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्योरिफिकेशन में जितने भी सस्पेंडेड मैटर होते हैं वो निकल जाते हैं, हार्मफुल सॉल्ट्स जो हैं वो निकल जाते हैं, और जितने भी डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं वो निकल जाते हैं हमारे वाटर से. दैट इज़ वाई वी नीड प्योरिफिकेशन. ठीक है. Now what are the methods of purification? First we can boil and distill the water, जो कि हम करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे for about 15 to 20 minutes. ठीक है. हमें क्लैरिफिकेशन करना है फिल्ट्रेशन के थ्रू. स्टरलाइज कर सकते हैं हम बाय क्लोरीन गैस जो कि हमारे मोस्टली आरओ में प्रेजेंट होता है. पिंकिंग हम कर सकते हैं बाय एडिंग पोटेशियम परमोजनेट इन देम. और पर्सिपिटेशन जो वाटर होता है जिसमें अगर हम एलम जिसको हम फिटकरी बोलते हैं वो अगर हम ऐड कर दें और फिल्टर के थ्रू पास करा दें, सो उससे भी हमारा प्योरिफिकेशन होता है. देन मूविंग ऑन टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. पास्ट में जो डॉक्टर्स थे वो हेल्थ को सिंपली डिफाइन करते थे एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इलनेस. हाउएवर जब से हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना है 1948 में, हेल्थ को कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल बीइंग माना गया है. यानी कि हेल्थ में हमारा सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं आता, इसमें हमारा मेंटल और सोशल वेलबींग का एस्पेक्ट भी इंक्लूड होता है. ठीक है. फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि आपके कोई भी डिजीज़ नहीं है, आपके जो बॉडी के मेजरमेंट्स हैं वो पूरे प्रॉपर हैं. ठीक है. मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आपके मेंटल फंक्शंस, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप्स विद ऑल द अदर पीपल और जितने भी आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं दैट आर अप टू डेट और वो अच्छी हैं, उनमें ऐसा कोई भी पर्टिकुलर खराबी या फिर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है. ठीक है. Then moving on to the characteristics of good health. Now what are the characteristics of good health? Good health is essential condition for purposeful existence. Good health में क्या क्या आता है कि diseases का absence, एबिलिटी टू एंड्योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्ट्रेस. आप स्ट्रेन और स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. यू हैव अ सेंस ऑफ वेल बींग. आपको फ्रीडम मिलती है एनजाइटी से. ठीक है. यू डू नॉट हैव एनी एनजाइटी. आप चीयरफुल रहते हैं. आपका मेंटल एटीट्यूड बहुत अच्छा है. आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है. आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है. यू आर करेजियस. यू आर रेडी टू टेक न्यू स्टेप्स. और आपके अंदर एबिलिटी है किसी काम को इंथुजियाज्म और एफिशिएंसी से करने की. अब हेल्दी माइंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? यू हैव अ वेरी गुड एपेटाइट. ठीक है. आपका चीयरफुल एटीट्यूड है, गुड हैबिट्स हैं. ठीक है. यू हैव सेक्स कॉन्शियसनेस. आपका फिजिकल एप्टीट्यूड अच्छा है. यू आर एक्सेप्टिंग द न्यू आइडियाज. आपका टेम्पर अच्छा है. यू हैव गुड इंस्टिंक्ट्स एंड यू हैव पेशेंस. सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी माइंड. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट एड. फर्स्ट एड एक टेम्पररी हेल्प होता है जो किसी भी इंजर्ड या सिक पर्सन को दिया जाता है बिफोर एनी प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट. ठीक है. ये एक टाइमली असिस्टेंस है जो कि दिया जाना चाहिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस में विक्टिम्स को. और ऑफन फर्स्ट एड देखा गया है कि फर्स्ट एड जो है दोज आर प्रूवन वेरी हेल्पफुल इन सेविंग लाइफ ऑफ द पेशेंट्स. Now what are the aims of first aid? This is important because this was got asked in our B certificate also, that what are the main aims of first aid. तो फर्स्ट एड की तीन मेन एम होती हैं जिनको हम 3 P's भी बोलते हैं, विच इज़ प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर इंजरी एंड प्रमोट रिकवरी. ठीक है. यानी कि हमें लाइफ को प्रिजर्व करना है, फर्दर इंजरी से हमें प्रिवेंट करना है और रिकवरी को प्रमोट करना है. फर्स्ट एड का सिंबल आपने देखा ही होगा. इट इज़ अ सिंबल ऑफ रेड क्रॉस. ठीक है. ऑफिशियली प्रोटेक्टिव सिंबल है रेड क्रॉस का. और इट इज़ जो हमारे एक तरीके से रिमोट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फर्स्ट एड का सिग्नल है वो हमारा वाइट क्रॉस है ऑन अ ग्रीन बैकग्राउंड. वो हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है, लेकिन मोस्टली हम इसे रेड बैकग्राउंड में वाइट क्रॉस में दिखाते हैं. ठीक है. और लेकिन इंटरनेशनली दैट इज़ अ वाइट क्रॉस ओवर द ग्रीन बैकग्राउंड. फर्स्ट एड किट में हमारा क्या क्या होना चाहिए? आपकी अडेसिव बैंडेजेस होनी चाहिए, अब्जॉर्बेंट गॉज, टेप, ट्राइंगुलर कॉटन, बैंडेड, सिजर्स, ये सब चीज़ें आपके फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए. सम ऑफ द नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी होनी चाहिए जैसे कि टैबलेट्स, पोटेशियम आयोडाइड, एस्पिरिन, एंटी लैक्सेटर्स. ठीक है. जो कि बिना किसी हम प्रिस्क्रिप्शन के भी लोगों को दे सकते हैं, जो कि बहुत कॉमनली यूज होती हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट यू हैव टू ऑलवेज मूव द पेशेंट टू अ सेफर प्लेस. ठीक है. या तो उसके क्लोथ्स को आप रिमूव कर दीजिए या फिर उसे एक कन्वीनियंट पोजिशन में उसको लिटा दीजिए. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दीजिए इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड. ब्लड अगर ऊज आउट कर रहा है देन स्टॉप द ब्लीडिंग इमीजिएटली. एंड प्रॉपर रेगुलर इक्विपमेंट्स को आप हमेशा यूज़ करिए फर्स्ट एड में. और जो फर्स्ट एड है उसमें कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस और एबिलिटी होना चाहिए प्रॉम्प्ट डिसीजन टेकिंग का. ठीक है.
कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज में आप क्या क्या फर्स्ट एड ले सकते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आप कैसे देते हैं, किन किन सिचुएशंस में आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, जब पर्सन डूब जाता है पानी में, जब वो इमोशनल शॉक में होता है, जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, या व्हेन द पर्सन इज अफेक्टेड बाय पॉइजनस गैस, ठीक है। तो इसमें आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का सिग्नल एक तरीके से पूरा ट्रीटमेंट दे रखा है कैसे आप करेंगे। सो जस्ट गिव इट अ रीड, आई थिंक यू ऑल यू ऑल आर अवेयर, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल क्लासेस में भी आपको सिखाया जाता है। अनकॉन्शियसनेस का आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, आप पेशेंट को फ्लैट बैक, उनकी बैक पर बिल्कुल फ्लैट लाई करिए, ठीक है, और हैंकर चीफ्स जॉ से उनका टंग देखिए, उनके कपड़े को थोड़ा लूज़ किए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दीजिए अगर रिक्वायर्ड है, और कोई भी ओरल डाइट मत दीजिए। नेजल ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है देन आपको ओपन एयर में ले जाना है पर्सन को, ठीक है, उसके कपड़ों को थोड़ा लूज कीजिए, माउथ से माउथ रेस्पिरेशन दीजिए, इफ इट इज़ रिक्वायर्ड आइस पैक रखिए पेशेंट के हेड पे ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके, मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करिए, उसको स्मेल कराइए, ठीक है, दैट कुड बी प्रूवन वेरी एफिशिएंट फॉर दैट। और जेंटली प्रेस, जो नोज़ है उसको जेंटली प्रेस कीजिए, और लूक वार्म वाटर जो है उसमें पेशेंट के फीट डाल दीजिए, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो थोड़ा रुक जाता है, और एक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिससे ब्लीडिंग जो है वो रुक सकती है। देन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ जब भी आपको कोई चोट लगती है, सो ब्लीडिंग इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, आपको वाउंड को सबसे पहले क्लीन करना है, उसको ब्लड ब्लीडिंग को रोकना है, एनी हाउ द whatever the whatever the situations or whatever the bandages you are applying on a particular wound, just make sure those are sterile and those are very clean। बर्न एंड स्कार जब होता है तो बर्न एरिया को आप क्लीन क्लॉथ से साफ कीजिए, पेशेंट को लाइंग पोस्चर में रखिए, उसको वार्म रखिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, उसे खाना पीना दीजिए ताकि वो बेहोश ना हो, ठीक है, पेन किलर दीजिए इफ़ इट इज़ नेसेसरी, और उसके कपड़े मत हटाइए जो भी बर्न पर्सन है, और क्योंकि जब कपड़े हटते हैं तो बॉडी से एक तरीके से फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर्स पर अगर छाले पड़ गए हैं तो उन पर कुछ भी आपको अप्लाई नहीं करना है, लेकिन अगर एसिड वाला बर्न है तो उस पर वाटर जो है वो डालते रहिए ताकि जो एसिड है वो आपके फेस से और उससे थोड़ा निकलता रहे, ठीक है। देन हीट स्ट्रोक अगर आपको होता है तो सेलाइन वाटर दीजिए पेशेंट को, उनके क्लोथ्स को रिमूव कीजिए, कोल्ड वाटर उनकी बॉडी पे डाल दीजिए, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करिए इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, एंड टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इमीजिएटली। कोल्ड इंजरीज या फर्स्ट राइट अगर आपको होता है जिसमें आपकी जो फिंगर्स होती हैं वो नम पड़ जाती हैं और इनएक्टिव हो जाती हैं, सो क्विकली आप वार्म वाटर में या फिर ल्यूक वार्म वाटर में उन्हें रखिए, ठीक है, वुलन फैब्रिक, और उन्हें फैब्रिक में एक तरीके से बांध दीजिए और उनको रब कीजिए ताकि थोड़ा वार्मथ और हीट आपके उनको हाथों को प्रोवाइड हो और फ्रॉस्ट बाइट का इफेक्ट थोड़ा कैंसल डाउन हो सके। ड्राउनिंग अगर हो रही है तो उसका थ्रोट और माउथ क्लीन कीजिए क्योंकि उसमें पानी चला जाता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दीजिए इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, और लाइट मसाज दीजिए हार्ट को। चोकिंग अगर हो जाता है सो इमीडिएटली यू हैव टू बीट ऑन द बैक ऑफ द कस्टमर आई एम सो सॉरी ऑन द पेशेंट, ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। सो वेन एवर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम चोकिंग, सो आप क्या करिए उसको बेंड कीजिए ताकि जो भी फूड जो है वो मोस्टली हमारा ईसोफेगस या एलिमेंट्री कैनाल में एक तरीके से फंसा होता है, ठीक है। तो जब आप उसको बैक पर या फिर थ्रोट पर जब उसको अपसाइड डाउन कर कर हिट करते हैं, सो उससे जो चोक्ड फूड होता है एलिमेंट्री कैनाल में या ईसोफेगस में, दैट कम्स आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगता है तो आप कॉन्टैक्ट में नहीं आइए, स्विच ऑफ करिए इलेक्ट्रिसिटी का, और ग्लव्स या फिर वुडन किसी चीज़ से आप उनका हाथ वहाँ से हटाइए। पॉइजनिंग अगर हो जाता है सो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो डेथ या हार्म पहुँचा सकता है उसको हम पॉइजन बोलते हैं। अगर किसी ने कुछ ऐसी चीज़ स्वेलो कर ली है, सो व्हाट यू नीड टू डू कि आप वाटर दीजिए, ठीक है, लेकिन वो इमेटिक वाटर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी प्लेन वाटर, ठीक है। पॉइजन अगर आपको नोन है तो उसको ऑपोजिट चीज़ आप दीजिए, अगर इफ़ इट इज़ वेरी but it is prescribed that you should always take a person who has ingested poison, always take that to the doctor, ठीक है। अगर वो नोन टू बी एसिड है लाइक ऑक्सैलिक नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड, देन माउथ को आप एल्कलाई से रब कीजिए लाइक मैग्नीशिया चॉक एंड वाटर, ठीक है। सो एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए आप एल्कली का यूज़ करिए, ठीक है। इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाइए, कौन सा पॉइजन कंज्यूम करा है वो बताइए, पॉइजन बॉटल अगर खाली है देन यू शुड टेक इट अलॉन्ग ताकि जो डॉक्टर्स हैं उसका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकें। अगर शॉक्स आपको लगते हैं या फिर किसी भी पर्सन को लगते हैं, सो अगर वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, सो ट्रीट देम लाइक वी डिड इन दी प्रोसेस ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अगर आपकी आई में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस चला जाता है
तो आप उसको रबिंग नहीं करेंगे, यू शुड क्लीन इट विद क्लीन वाटर, ठीक है। रबिंग नहीं करनी है उस पर, क्लीन वाटर से आप उसको साफ़ कीजिए। और ट्वीज़र्स वगैरह यूज़ नहीं करना कभी भी, क्योंकि उससे आई जो है वो बहुत ही जल्दी इंजर्ड हो सकती है। स्नेक बाइट अगर होता है तो दैट इज़ सिमिलर टू द पॉइजनस बाइट, ठीक है। तो आप बताइए कि कौन सा स्नेक था, ठीक है। और इफ़ पॉसिबल देन जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको या तो आप एम्पुटेट कर दीजिए, अदरवाइज टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। स्कॉर्पियन बाइट इज ऑल्सो सिमिलर टू द पॉइजनस बाइट। स्कॉर्पियन बाइट अगर आपको होता है सो एंटीसेप्टिक लोशन लगाइए, इवैक्यूएट कीजिए एंड टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। रेबिड डॉग बाइट अगर आपको होता है सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड वॉश द वाउंड इमीडिएटली विद सोप एंड वाटर, क्लीन इट विद द एंटीसेप्टिक एंड टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, ताकि एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लग सके। नाउ वूंड्स का आप कैसे ड्रेसिंग कर सकते हैं। वूंड एक, जब भी आपके स्किन या मसल में कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाता है तो उसको हम वूंड बोलते हैं। एक होता है हमारा इंसाइसन वूंड, ठीक है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट से होता है लाइक नाइफ और रेजर। पंक्चर्ड वूंड होता है हमारा पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से लाइक नाइफ और बेनेट। कॉन्ट्यूजन होता है विच इज कॉज बाय ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। लैसरेटेड वूंड विच इज कॉज बाय ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, जिनकी एजेस जो है वो अनइवन होती हैं। गन शॉट बाय अ बुलेट। एंड शेल वूंड होता है जो कि शेल या ग्रेनेड से होता है। फर्स्ट एड आप वूंड्स में क्या कर सकते हैं, आप एंटीसेप्टिक लोशन लगाइए, कॉटन, बैंडेज, सीजर, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वूंड्स। और जो साइज़ है बैंडेजेस का वो वेरी करता है। फिंगर में आपका 1 इंचेस वाइड, for head and arm it should be 2.5 inches, for trunk it should be 6 inches, and for the leg it should be 3.5 inches. जनरल रूल यहाँ पे दे रखे हैं आपको बैंडेजेस कैसे बांधनी चाहिए। जस्ट गिव देम अ रीव, नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है। Then next up, moving on to the topic of fractures and treatment. फ्रैक्चर्स इज़ अ ब्रेक इन और डिसकॉन्टिन्यूटी इन अ बोन, यानी कि जब आपका बोन का जो सरफेस है उसमें कुछ ब्रेक आता है और डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, दैट इज़ नोन एज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आपको सबसे पहले बहुत तरह के आपके फ्रैक्चर्स होते हैं। एक आता है आपका सिंपल फ्रैक्चर, इसमें जो बोन है वो ब्रेक होती है लेकिन स्किन के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन और स्किन दोनों ब्रेक होती हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर्स में इट इज़ मोर देन 1 फ्रैक्चर इन अ बोन, यानी कि एक सिंगल कट नहीं आया, बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए हैं, ठीक है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन है वो पूरी तरीके से स्प्लिंटर हो चुकी है, शैटर हो चुकी है, यानी कि बोन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। स्पाइरल फ्रैक्चर में जब आपका बोन जो है वो टूटती है बाय ट्विस्टिंग फोर्स, राउंडिंग फोर्स जब लगता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में जो ब्रेक होता है वो होता है थ्रू द बोन, ठीक है, ओनली पार्ट वे थ्रू द बोन, यानी कि आधा पार्ट जो है वो उड़ जाता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ओके, फॉरगेट इट। देन वी हैव इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जब आपके ब्रोकन एंड्स जो हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, दैट इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। देन वी हैव कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, जिसमें सेवरल पीसेज में आपके बोन के टुकड़े हो जाते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर, जब बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट आप जब उठाते हैं या ओवरलोड करते हैं अपने बॉडी पर, तो स्ट्रेस की वजह से जो फ्रैक्चर्स होता है आपकी बोन में उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, ठीक है। वट आई वुड सजेस्ट इज दैट गो ऑन गूगल, जस्ट सर्च अ इमेज जिसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर का आपको इमेज दिख जाएगा, एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि कितने टाइप के आपके फ्रैक्चर्स होते हैं। नाउ क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं फ्रैक्चर्स के, जब उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, किक, ब्लो और बुलेट। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है डिस्टेंस प्लेस से, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, या फिर बोन में अगर कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, पेन, स्वेलिंग हो सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकता है, पावर आपको नहीं मिल रही है, ग्रेटिंग साउंड आ रही है आपको, और आपकी मोबिलिटी जो है वो अब इतनी अच्छी तरीके से नहीं है। देन फर्स्ट एड में आप क्या कर सकते हैं, और जब आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमेशा जिस पेशेंट को हुआ है उसे वार्म रखिए, उसको डिस्कम्फर्ट और पेन से उसको थोड़ा आराम दीजिए। इफ़ आपके पास पेन किलर्स है देन गिव इट टू द पेशेंट, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर अगर होता है तो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आप हटा दीजिए, वूंड को कवर कीजिए, ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप कीजिए, स्प्लिंट्स अप्लाई कीजिए और नियरेस्ट हॉस्पिटल में पेशेंट को आप लेकर जाइए। So next up we have dislocation. So the further parts of will be covered in next video. So I think you are able to understand what is being told in this video. So thank you so much for watching this video. Dislocation and further topics will be covered in the upcoming video.